मैं विकास शिक्षा ओशन तथा इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज के तहत हमने 2 कक्षाओं को पढ़ लिया था। आज की जो कक्षा है ये तीसरी कक्षा है, यानी ये तीसरी क्लास है। इन 2 क्लास के माध्यम से हमने कुल 50 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था और आज के कक्षा में हम 25 और प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथियों, आज हम इस क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चर्चा करने से पहले आप सभी लोग जो नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथियों आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, जो शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, यह यूट्यूब चैनल आप सभी को यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सारी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, हमने आप सबसे कल की क्लास में पूछा था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। डिटेल्ड में हम उसकी क्लासेस को पढ़ेंगे। वो एमसीक्यूज़ की क्लास नहीं रहेगी, वह सिलेबस जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी उसकी क्लासेस लेंगे। तो हमने आप लोगों से कल कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी और जिसके तहत हमने आप लोगों से कहा था कि आप हमारे शिक्षा ओशन के कम्युनिटी पर जाकर आप वहां से आपसे हम पूछेंगे कि हम आपकी क्लास का समय कितना रखें, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास का समय कितने बजे का रहेगा। तो आप लोग वहां पर वोटिंग ज़रूर कीजिएगा साथियों, और आपकी वोटिंग के माध्यम से ही हम कक्षा का समय फिक्स कर सकते हैं। वैसे तो मेरी माने तो साथियों रात का 10 बजे का जो समय रहता है यह समय बहुत अच्छा रहता है। इस समय में क्या है कि हर व्यक्ति अपने सारे कामों से निवृत्त हो जाता है और रात का समय बहुत अच्छा समय होता है। तो इस समय में हम शांत दिमाग से और अच्छी तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरे साथियों, ये क्लास जो रहेगी ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बड़े ही सुकून और बड़ी ही तसल्ली के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरी मानो तो 10 बजे का समय बहुत उचित रहेगा, किंतु फिर भी आपको जो समय अच्छा लगे उस समय के अनुसार आप वोटिंग कीजिएगा और जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा वोटिंग का, जिस समय का प्रतिशत अधिक होगा उसी समय को हम हमारे कक्षा का समय को निर्धारित कर देंगे। तो आप ज़रूर वहाँ पर वोट कीजिएगा। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ पर वोट कीजिएगा। आपकी बहुत जल्द आपकी क्लास शुरू होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। चले साथियों, तो अब आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। क्लास को सबसे पहले लाइक करो और क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे साथियों, जैसे हमने इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करी थी, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा मेरे मित्रों। हमने इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करी थी और जिसके तहत 2 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं और आज की जो क्लास है तीसरी क्लास है। मेरे साथियों, 2 दिन की इस क्लास में मुझे थोड़ा सा बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स कम लग रहा है और कमी यहाँ पर ये आ रही है साथियों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है आंसर लगाने में, ठीक है। मैं मानता हूँ साथियों कि सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट है, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी हैवी पड़ती है और इसकी वजह से आप लोग साथ नहीं दे पा रहे। आप चाहते तो हैं किंतु आप प्रयास नहीं कर पा रहे। मैं आप सबकी विडंबना को समझता हूँ, किंतु मेरे साथियों क्लास से आकर लौट जाना, ऑनलाइन होकर ऑफलाइन हो जाना, यह समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमी को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि क्या है नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से मैं उस कमी के ऊपर फोकस करके उस कमी को सुधार करने की कोशिश करूँगा। किंतु मेरे साथियों, आपका यूं क्लास छोड़कर जाना हमारे मनोबल को तोड़ता है, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मेरे साथियों मैं अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहा हूं, मैं अपने घर पे हूं, ठीक है। और घर पे मेरे पास कोई संसाधन भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है साथियों। बस मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति के पास 24 आवर रहते ही रहता है साथियों। किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी चला जाता, मोबाइल साथ नहीं छोड़ता। तो मोबाइल मेरे पास है और इसी मोबाइल की मदद से मैं आप सब लोगों के सामने ये सारी क्लासेस आप के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें मुझे क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं, क्वेश्चंस को टाइप भी करना होता है, आप सबके सामने लाना पड़ता है, वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, आप सबके साथ ऑनलाइन आना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और सिर्फ मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, आपकी तैयारी के लिए कर रहा हूँ, और मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, ये सच्चाई है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ऐसा आपका क्लास से चला जाना हमारे मनोबल को तोड़ता है, ठीक है। अब आपकी जो कमी आ रही है कि सर इकोनॉमी की ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो सुनिएगा साथियों, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को एमसीक्यूज के माध्यम से, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमी पूरी कंसेप्ट से डिटेल तरीके से आप सबके सामने लॉन्च करूंगा बहुत जल्द मेरे साथियों, ठीक है। और जब अभी आप एमसीक्यूज के माध्यम से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप शब्दों से फेमिलियर हो रहे हैं, आप शब्दों से फ्रेंडली हो रहे हैं, आप शब्दों को जान रहे हैं, जो वर्ड्स आपने कभी नहीं सुने हैं उन वर्ड्स को सुन रहे हैं, उनका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथियों जब हम डिटेल में हर चीज को समझेंगे, जब हमारी पूरी कंसेप्ट के साथ आपकी क्लासेस चलेगी, टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी, ठीक है, हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, उस वक्त आप जब इन शब्दों को देखोगे तो साथियों गारंटी आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये शब्द हमने वहां पढ़ा था, वहां सुना था, वहां समझा था। तो साथियों उस वक्त आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। और मैं आज के क्लास में कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से किसी प्रकार से कोई गलती ना हो, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। कुछ प्रश्न आते हैं मेरे साथियों जो आपके थोड़े से हैवी पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन प्रश्नों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूं। किंतु साथियों आपका यूं चला जाना सही नहीं है, हमारे मनोबल को तोड़ता है। अभी तो साथियों हम आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को शुरू करने वाले हैं, इसके साथ ही आपके प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास की हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत रह गया, उसके बाद आधुनिक भारत को हम एमसीक्यूज के माध्यम से आप सबके सामने लेके आएंगे। इसके पश्चात मेरे साथियों हम करंट अफेयर्स की क्लासेस के बारे में विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लॉन्च होने वाली हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। मात्र साथियों मेरे घर पर बैठकर मैं सब मोबाइल से ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ना तो कोई सिस्टम नहीं, कोई लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत समय लगता है एक छोटे से वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में। आपके सामने जब मैं 1 घंटे का वीडियो लेके आता हूं तो मुझे साथियों आप मानिए ना मानिए उस 1 घंटे के वीडियो में मुझे 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इतना समय मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, मैं इतना समय निकाल रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मेरे साथियों आप लोगों का यूँ चला जाना सही नहीं। आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, साथ में आप इस क्लास में ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन रहोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं आज की क्लास में कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, ठीक है साथियों। और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस बात को समझ में आया होगा, क्योंकि आप मेरे एक मित्र की तरह हो, आप मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह हो, तो आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे, मैं यही आशा करता हूं। और अगर आप मेरी भावनाओं को समझ पाए हैं तो किसी न किसी प्रकार से सिग्नल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि सर हम आपके साथ हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार से मेरी बात से आप आहत हुए हैं या आपको किसी प्रकार से बुरा लगा है तो मैं साथियों मैं आप सबके सामने क्षमा भी चाहता हूं। और अगर आपके साथ मेरा मतलब कि कोई क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो किसी कारणवश, तो उसके लिए भी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तत्पर हूं, हर चीज़ हर क्षेत्र में मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप ज़रा साथ बना के रखिएगा, वादा करता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। निराश करने की फितरत मेरे अंदर नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्या आप सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे सब साथ हैं? तो ज़रा मुझे सिग्नल देके ज़रूर बताइएगा। चले मेरे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? मेरे साथियों एक समिति थी, एक आयोग था, इस आयोग का नाम है वित्तीय क्षेत्र, मतलब कि जितने भी आपके फाइनेंशियल एरिया होते हैं, फाइनेंशियल क्षेत्र होते हैं, उन सबको कहते हैं वित्तीय क्षेत्र।
वित्तीय क्षेत्र मतलब जहां से आपका पैसा जनरेट होता है, वह हो गया वित्तीय क्षेत्र। में सुधार में उनमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित एक समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब ये बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है जस्टिस BN कृष्ण, जस्टिस देवी प्रसाद पाल, प्रोफेसर YH मालेगाम, जस्टिस शिवराज V पाटिल। अब इनमें से वह कौन व्यक्ति हैं जो वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, नाम तो इनके इस आयोग का है वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग। अब अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष हैं वह हैं जस्टिस BN श्री कृष्ण, ठीक है। जस्टिस BN श्री कृष्ण आपके इस आयोग के अध्यक्ष थे। और मेरे साथियों इस आयोग की स्थापना 24 मार्च, ठीक है, इस आयोग की स्थापना 24 मार्च 2011 को की गई थी, ठीक है। और ये भी बता दूं मेरे साथियों कि इस आयोग की स्थापना वित्त मंत्रालय के माध्यम से की गई थी, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई और स्थापना वर्ष 2011 और अध्यक्ष थे जस्टिस BN श्री कृष्ण, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 51 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। अब मित्रों हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 52। प्रश्न क्रमांक 52, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था। मेरे साथियों 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। साथियों 20 सूत्रीय कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मॉडिफाई करने के लिए तथा कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए 20 नियम का एक प्लान तैयार किया गया था, जिसे कहते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। क्या कहते हैं? 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो प्रश्न क्या है कि साहब 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब किया गया था, हमसे वर्ष पूछा है, यानी यह प्रश्न भी आपका टू द पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन है 2005, 2007, 2008 और 2009। अब इनमें से वह कौन सा उत्तर है जो यह कहता है कि इस कार्यक्रम का पुनर्स्थापन इस वर्ष हुआ था। तो मेरे मित्रों याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का पुनर्स्थापन वर्ष 2007 में किया गया था। कौन से वर्ष में? वर्ष 2007 में किया गया था, ठीक है साथियों। चले जी, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 53 क्वेश्चन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मेरे साथियों ये प्रश्न आपके क्षेत्र का है। आपके क्षेत्र का मतलब ये है कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब आपके क्षेत्र का उत्तर है यानी प्रश्न है, यानी आप इसके उत्तर देने में सभी लोग सक्षम हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न यही कह रहा है कि साहब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अब किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार का जो आपका जो कम्युनिकेशन मंत्रालय है, ठीक है, दूरसंचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय जो है, ठीक है, यह जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है, यह भारत में हर एक क्षेत्र को ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ना चाहता है, यानी पूरे इंडिया को डिजिटल करना चाहते हैं। और इसी के तहत हर एक क्षेत्र आपके ऑनलाइन तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। और इसी के तहत सरकार ने केंद्र से लगाकर सबसे निचला स्तर, और सबसे निचला स्तर होता है ग्राम स्तर, ग्राम स्तर तक आपके ब्रॉडबैंड बिछाने की योजना बनाई है। और इसी के तहत आपके हर एक पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का उद्देश्य भी रखा है। और इसी के तहत मेरे साथियों
इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत, यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है ग्राम पंचायतों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 54। प्रश्न क्रमांक 54, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? क्वेश्चन को बाद में हम समझेंगे, लेकिन हम जरा ये देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर अनेक एडवर्टाइजमेंट के रूप में म्यूचुअल फंड का एड आता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, जरा आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनना। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है सामूहिक रूप से लगाया गया पैसा। म्यूचुअल फंड को हम क्या कहेंगे? सामूहिक रूप से लगाया गया पैसा। यानी आप अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया सामूहिक रूप से पैसा। अब वह पैसा अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। यानी मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लिया जाए कि चार आदमियों ने पैसे मुझे दिए। ठीक है, तो चार आदमियों का पैसा कैसा हो गया? सामूहिक पैसा। अब उस चारों आदमियों को पैसे को लेकर मैंने, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और वहां से जब आपका प्रॉफिट आया तो मैंने उन चारों आदमियों में प्रॉफिट बांट दिया उनके पैसों के अनुसार। इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से कितना अलग होता है? तो साथियों, शेयर मार्केट में आप सीधा शेयर जाके खरीदते हो और इसमें आपको सिर्फ पैसा लगाना होता है, और जो बिचौलिया व्यक्ति होता है वह बिचौलिया व्यक्ति म्यूचुअल फंड के तहत अलग अलग क्षेत्रों में पैसा लगाता है। ठीक है, तो भारत में म्यूचुअल फंड को संचालित कौन करता है? ऑप्शन है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, या फिर आपका एसबीआई। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन आपके म्यूचुअल फंड का विनियमित करता है, यानी इसको रेगुलेट करता है? तो साथियों, आरबीआई यहां पर इसको रेगुलेट नहीं करेगा और नहीं एसबीआई करेगा। ठीक है, आपका सेबी इसको रेगुलेट करेगा। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। मैं एक बार पुनः इसका फुल फॉर्म बोलता हूं, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। यही सेबी आपके म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है, यानी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो सेबी के पास है। आरबीआई तो सिर्फ आपको बैंकों को रेगुलेट करता है, एसबीआई स्वयं बैंक है तो अपने स्वयं के बैंक को रेगुलेट करता है, जबकि सेबी आपके म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है तथा स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करता है। ठीक है मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 54 में बहुत इजी था, इसमें भी ज़्यादा कोई कंसेप्ट लग नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको बोरियत या आपको कोई तकलीफ या परेशानी महसूस हो। ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ या परेशानी महसूस हो। मेरे साथियों, आप सभी लोग मुझे अपना मित्र समझिएगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, तो आप सभी लोग ज़रा मुझसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के मेहनत में ही साथ देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही मेहनत करूंगा और आप लोग नहीं करोगे। आप भी मेहनत करो, मैं आपके मेहनत में सहयोगी हूं। आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं तो आप सब लोगों की बदौलत। अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर रहकर आप लोगों की मदद करनी है तो वो भी आप लोगों की बदौलत ही। तो आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ समस्या है,
रही बात इकोनॉमिक्स को लेकर, तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो मेरे साथी जो थोड़े से लेट आए हैं, ठीक है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग क्लास को ज़रा समय से ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए छूटे नहीं। तो इसी बात पर मेरे साथियों ज़रा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ स्टूडेंट मेरा फेवर करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं वीडियो को लेकर। मुझे आप सभी का बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग अगर सभी मुझे फेवर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। चले अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 55। प्रश्न क्रमांक 55 में एक अधिनियम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और यह जो अधिनियम है, यह जो कानून है, इसके बारे में चर्चा भी हम कल कर चुके। कल की क्लास में इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने आए थे, और आज भी एक प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, यह कानून का नाम है, ठीक है। और यह कानून बना था वर्ष 2003 में। कब बना था? वर्ष 2003 में। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजस्व घाटे को खत्म करना, राजकोषीय घाटे को खत्म करना, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, आप सबको ज्ञात है कि कल जो हम क्लास में इस एक्ट को बार बार पढ़ रहे थे, यह एक्ट पूर्ण रूप से संबंधित हैं राजस्व घाटे से लेकर, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना है। याद रखिएगा, ठीक है, आप लोगों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना है, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 55 का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा, और इसका ईयर है 2003 इस कानून का, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं हम आगे। प्रश्न क्रमांक 56। प्रश्न क्रमांक 56 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 56 हमसे कह रहा है गहन कृषि विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम यानी IADP। अगर इस IADP का फुल फॉर्म मैं आपके सामने बताऊं तो साथियों, I का मतलब होता है इनिशिएटिव, A का मतलब है एग्रीकल्चर, D का मतलब है डेवलपमेंट, और P का मतलब है प्रोग्राम। इनिशिएटिव एग्रीकल्चर, IA का मतलब क्या हो गया? इनिशिएटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी गहन कृषि विकास कार्यक्रम, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। C का मतलब क्या है यहाँ पर? कम्युनिटी, ठीक है, याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो 2 प्रोग्राम है साथियों, ये दोनों प्रोग्राम आपके कृषि से संबंधित हैं। किससे संबंधित साथियों? कृषि से, ठीक है। गहन कृषि विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बीच में अंतर क्या है? ये दोनों कार्यक्रम जो है ये कृषि से संबंधित कार्यक्रम हैं, किंतु इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला ऑप्शन, CDP की मूल इकाई एक गांव थी, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मूल इकाई आपका एक गांव थी, जबकि IADP यानी गहन कृषि विकास कार्यक्रम की मूल इकाई एक तालुका थी, यानी P है CDP, यह मूल रूप से गांव में कार्य करती हैं, और IADP जो है यह मूल रूप से तालुका में काम करती हैं। यह पहला ऑप्शन हमसे यह कह रहा है। दूसरा, CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था, ठीक है, CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था, जबकि आपका IADP एक क्षेत्रीय विकास योजना थी, ठीक है। C वाला ऑप्शन, CDP ने कोई ऋण और वित्तीय सहायता की कल्पना नहीं की, यानी CDP में किसी प्रकार से कोई आपके ऋण नहीं दिया जाता है, जबकि IADP के पास वित्तीय सहायता के लिए पैकेज है, यानी यह ऋण दे सकते हैं। CDP क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं, जबकि IADP सेवा दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो मेरे साथियों, इन दोनों में अगर हम अंतर मुख्य रूप से देखें तो आपको मैं बता दूं कि
इसका सही उत्तर बी वाला है, जिसमें सीडीपी एक सामान्य विकास कार्यक्रम है, क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको यह भी बता दूं। सामुदायिक का मतलब होता है कि एक बड़ी मात्रा में एक क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में एक बड़े क्षेत्र का तथा जिसमें अधिकांश लोग हो उनका विकास करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जबकि AIDP एक क्षेत्रीय विकास योजना थी। ये बिल्कुल सही है साथियों कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया, जो आपके क्षेत्र होते हैं, तालुका, गांव, जिला, तहसील, इस पूरे क्षेत्र की विकास योजना के बारे में हमें बताता है। तो दोनों में अंतर आपका बी वाला है। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 57 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी टू द पॉइंट प्रश्न है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न आप लोगों से ये कह रहा है कि भारत के समुद्री उत्पाद के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन है। आप सबको ज्ञात है साथियों कि समुद्र जो है अपने अंदर अधिकांश मात्रा में और बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थों को समाये रखा है। यानी इस समुद्र के माध्यम से अधिक मात्रा में आपका उत्पादन होता है, और ये समुद्र जो है ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान भी देता है। ठीक है, तो समुद्र के द्वारा हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं और इन उत्पादों को हम दूसरे देशों में बेचते हैं। तो प्रश्न हमसे यही कहा जा रहा है कि भारत का जो समुद्री उत्पाद है इसका सबसे बड़ा बाजार कौन है। यानी भारत के जो आपके सी प्रोडक्ट हैं, समुद्री उत्पाद हैं, सी प्रोडक्ट, यह सी प्रोडक्ट किस देशों में या किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं अधिक मात्रा में। पहला ऑप्शन है USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। EU का मतलब साथियों यहां पर यूरोपियन यूनियन से है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये यूरोप देशों का एक संगठन है, EU यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जापान। तो आप जरा मुझे कमेंट में जरा बता तो दो। अब तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अब इसका उत्तर आप लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में जितने भी सी प्रोडक्ट होते हैं उन सी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। क्या अमेरिका है, क्या आपका यूरोपियन यूनियन है, क्या फ्रांस है या जापान है। कौन इसका उत्तर हो सकता है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, अगर ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो अधिकांश बच्चे अमेरिका को लगाते हैं, किंतु अमेरिका गलत है। जापान भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, बिल्कुल सही मेरे साथियों EU इसका सही उत्तर है, यूरोपियन यूनियन इसका सही उत्तर है। ठीक है मेरे मित्रों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। यानी हमें ऑप्शन में आपके बजट से संबंधित कुछ शब्द बताए गए हैं और हमसे प्रश्न पूछा है कि भारत में जो बजट है उस बजट में इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है परिणाम बजट, दूसरा है लिंग बजट यानी आपका जेंडर बजट, सी है कठोर बजट और सकल बजटीय समर्थन। ठीक है मेरे साथियों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इकोनॉमी की क्लास हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। इस इकोनॉमी की क्लास के तहत हम जब बजट पढ़ेंगे तो बजट के इन सारे शब्दावलियों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जब हम इकोनॉमी की उस डिटेल क्लास को पढ़ें और बजट को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब आप लोग इन सारे शब्दों को वहाँ पर पाएंगे। तो आप सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखें कि बजट के कुछ शब्द होते हैं, जिसमें से एक बजट का शब्द आता है परिणाम बजट, दूसरा शब्द आता है लिंग बजट, तीसरा शब्द आता है कठोर बजट और चौथा शब्द आता है सकल बजटीय समर्थन। ठीक है, अब हमें प्रश्न का उत्तर यह ढूंढना है कि कौन सा बजट का शब्द भारत में प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो मेरे साथियों, सकल बजटीय समर्थन आपके भारत में प्रयोग में लाया जाता है, परिणाम बजट भी भारत में प्रयोग में लाया जाता है, लिंग बजट भी लाया जाता है, किंतु साथियों भारत में कंसेप्ट नहीं है कठोर बजट का।
भारत में कठोर बजट का आपके किसी प्रकार से कोई कंसेप्ट नहीं है, तो याद रखिएगा भारत में कठोर बजट नहीं होता है, तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे मित्रों। चलो जी, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 59 की अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जरा हम ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन, तरलता समायोजना सुविधा। तरलता समायोजना सुविधा यानी तरलता का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तरलता का मतलब होता है कि प्रवाह होना, पानी बहता है। और आप सबको ज्ञात है कि हम एक कहावत का उपयोग करते हैं कि पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा पानी की तरह बहता रहता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में अगर पैसा होगा तो इसका मतलब है कि तरलता, तरलता बराबर पैसा। ठीक है, आप क्या समझेंगे, तरलता बराबर पैसा, यानी तरलता पैसा है और पैसा तरलता है। अगर पैसा बढ़ता है, बाजार में पैसा बढ़ता है, तो इकोनॉमी की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि बाजार में तरलता बढ़ गई है। अगर बाजार में पैसा कम होता है तो इकोनॉमी की लैंग्वेज में कहेंगे कि तरलता कम हो गई है। देखो कितना बेसिक कंसेप्ट है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तहत आपके पॉकेट में पैसा अधिक है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके पॉकेट में लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी तरलता ज्यादा है। आपके पॉकेट में पैसा कम है तो हम क्या कहेंगे कि आपके पॉकेट में लिक्विडिटी कम है, तरलता कम है। ठीक है ना साथियों, तरलता किसे कहते हैं समझ में आया ना। तो तरलता समायोजना मतलब कि तरलता के फ्लो को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना वाली जो योजना है उसे कहते हैं तरलता समायोजना। ठीक है, मतलब कि पैसे को रेगुलेट करना, तरलता को कंट्रोल रखने की जो योजना होती है उसे समायोजना सुविधा कहते हैं। ठीक है, दूसरा, मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब कि मुद्रा की वैल्यू को हमने कम कर दिया। ठीक है, तीसरा है खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन का मतलब क्या है कि आपके बड़ी मात्रा में आप पैसे का उपयोग खुले बाजार के तौर पे कर रहे हैं, जहां पर लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, अब इनमें से कौन सा वित्तीय उपाय है, ठीक है, कौन सा वित्तीय उपाय है, मतलब कि अर्थव्यवस्था को सुधार करने का कौन सा उपाय है। तो एक तरलता समायोजना सुविधा, दूसरा मुद्रा अवमूलन, खुला बाजार, तीसरा परिचालन। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जिसमें मुद्रा का जो अवमूलन है, ठीक है, यह मुद्रा का अवमूलन इसका सही उत्तर होगा, यानी प्रश्न क्रमांक 59 का सही उत्तर वित्तीय उपाय के रूप में मुद्रा अवमूल्यन होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं एक बहुत अच्छे प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 60। और इसमें जो शब्द है उस शब्द के बारे में आप लोगों ने बहुत सी बार न्यूज़पेपर या न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी। हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है। हवाला कहते हैं ना, पैसा हवाले के माध्यम से आया है, हवाला कारोबारी। ठीक है, हवाला कारोबारी के घर पे छापा। ठीक है, ये हवाला क्या होता है, देखो हवाले का मतलब ये होता है कि किसी के माध्यम से, हवाले का मतलब होता है किसी के माध्यम से, पर वह माध्यम क्या है ये नहीं पता। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि हमें यह बात पता चली है उसके माध्यम से, मतलब कि कुछ लोग बात कर रहे थे इस बारे में, पर वो कौन लोग बात कर रहे थे ये नहीं पता। तो उसी प्रकार से धन आया है किसी के माध्यम से, किंतु वह माध्यम क्या है नहीं पता। ठीक है, तो जितने भी आपके टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या फिर ब्लैक मनी की जो एक्टिविटी होती है, इन एक्टिविटीज में आपके जो पैसा आता है साथियों, यह पैसा हमेशा हवाले के माध्यम से आता है, यानी किसी न किसी के माध्यम से आता है, किंतु वो माध्यम हमें नहीं पता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साथियों में माध्यम क्यों नहीं पता चलता है। माध्यम इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि इनकी एक बहुत लंबी चेन रहती है। एक व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है, फिर व्यक्ति दूसरे को देता है, वो तीसरे को देता है। ठीक है, तो ऐसे माध्यम से पैसा आपका घूम फिर कर आता है।
ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, जब टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें जो पैसा होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे मान लो अपन उदाहरण के तहत मान लेते हैं कि पैसा आपके किसी दूसरे देश से या जस्ट लाइक पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए पैसा आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वह पैसा डायरेक्ट पाकिस्तान से भारत नहीं आता है, वो पाकिस्तान से पैसा अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से तजाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे होते होते घूम फिराकर भारत में उस व्यक्ति के हाथ में आता है जिसे वह एक्टिविटी को अंजाम देना है। तो अब आप देखो ये पैसा घूम फिरा के आया कि नहीं आया। अब इसमें आप किस व्यक्ति को पकड़ो, क्योंकि बहुत लंबी चेन बन गई है, तो इसे कहते हैं हवाला कारोबार, जो कि भारत में एक अवैध है, ठीक है, ये कानून के खिलाफ है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया इसको अवैध घोषित किया गया है किस कानून के तहत। ऑप्शन है फेरा, ऑप्शन है फेमा, ऑप्शन है FRBMA और ऑप्शन है आफस्पा। तो आफस्पा तो आपका सैन्य कानून हो गया, तो सैन्य कानून के अंतर्गत तो आपका हवाला कारोबार बंद होगा नहीं, ठीक है। फेरा इसका आंसर है नहीं, जबकि इसका आंसर है फेमा, ठीक है, फेमा, क्योंकि फेरा बंद हो चुका है। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जबकि फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैं एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जबकि फेरा और फेमा में RM का अंतर है। R का मतलब रेगुलेटिंग और M का मतलब मैनेजमेंट, ठीक है साथियों। तो इसी फेमा के तहत हवाला लेन देन भारत में क्या है, बंद है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा B वाला, ठीक है मेरे साथियों। चलो जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की चर्चा से पहले जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन की इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो मेरे मित्रों लाइक कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो, ये दोनों आप काम कर दीजिए। जिन लोगों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और शिक्षा ओशन की कम्युनिटी में जाकर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास का समय ज़रा वोटिंग के माध्यम से बता दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास, आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास हम कंसेप्ट वाली शुरू कर सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि यह क्लास आपकी लाइव क्लास रहे, ठीक है। मैं लाइव क्लास के ऊपर इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सबके सामने लाइव उपस्थित हूं, और जो आप मेरे से डाउट पूछते हैं मैं आपका डाउट वहीं पर तुरंत आप लोगों को क्लियर कर सकूं। लाइव आने के लिए मुझे आप सबकी मदद ये चाहिए रहेगी कि अभी जो वर्तमान में आप लेट आते हैं, मुझे उस वक्त आप समय से चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे वीडियो को शेयर करते हुए मिलने चाहिए। मुझे आप यहाँ पर अधिक मात्रा में बच्चों का क्राउड लाते हुए दिखाई देने पड़ेंगे। यह आप लोगों से मुझे सहयोग चाहिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री को समझाने पढ़ाने की गारंटी मेरी, ठीक है। इतना वादा करता हूँ साथियों कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि भारत जो है बिना आपके प्रशासन के नहीं चल सकता। यानी कुछ लोग ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी आएगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए डिले होगी, किंतु आएगी। तो हमारे पास बहुत अच्छा समय है, तो हम तसल्ली से, बड़े ही धीरे धीरे, आराम से, अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है मेरे साथियों। तो चले जी, अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 61 की। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन। सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमी जोन। हिंदी में बोले तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। जिसकी अगर हम शुरुआत देखें तो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। कब हुई थी? वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी।
प्रश्न ये कहा जा रहा है कि भारत का पहला सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था। आपको में से अगर किसी को भी इसका उत्तर ज्ञात हो तो जल्द से जल्द उत्तर दीजिए साथियों। अपनी एक्टिविटीज को मुझे बताइए, जोश को कम मत होने दीजिए, जोश रहने दीजिए अपने अंदर। मैं आपसे वादा करता हूं पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप सहयोग बना के रखो तो सही। अहमदाबाद, सूरत, इंदौर या जयपुर। मेरे साथियों अहमदाबाद को लगाना मत, अहमदाबाद गलत, सूरत भी गलत, जयपुर भी गलत। सही उत्तर है इंदौर। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर शहर आपका पहला सेज क्षेत्र था, यानी इंदौर में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था। ठीक है मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ चले हम। प्रश्न क्रमांक 62। तो प्रश्न क्रमांक 62, ग्राम अनाज बैंक योजना। ग्राम अनाज बैंक योजना इसका मतलब क्या होता है कि गांव में ही आपके अनाज बैंक की स्थापना करना। जिस प्रकार से बैंक में आपके पैसे संचित रहते कि नहीं रहते हैं, सुरक्षित रहते कि नहीं रहते हैं, समय पर आपको वहां से पैसा मिलता कि नहीं मिलता है आवश्यकता पड़ने पर, उसी प्रकार से साथियों अनाज भी आपको मिलेगा एक बैंक के रूप में, और यह बैंक स्थापित किए जाएंगे गांव में। इसलिए इनका नाम क्या है, ग्राम अनाज बैंक। आई ना बात समझ में, क्लियर हुआ ना, ग्राम अनाज बैंक। तो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि साहब ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है ना, तो ध्यानपूर्वक देखिए। जब ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, और यह प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि अधिकांश मात्रा में बच्चे कृषि मंत्रालय को इसका उत्तर मानते हैं, किंतु साथियों कृषि मंत्रालय इसका उत्तर नहीं है। फिर उसके बाद बच्चे ये कहते हैं कि चलो कृषि मंत्रालय नहीं है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय तो होगा, किंतु साथियों ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब बच्चे ये दो, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनना। इस योजना की शुरुआत 1997 को हुई थी। ठीक है, अब यह जो योजना है यह जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन आकर इस योजना की शुरुआत हुई थी। जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन आकर इस योजना की शुरुआत हुई थी, किंतु वर्तमान में इसको कार्यान्वित जनजाति मंत्रालय नहीं करता है। इसको कार्यान्वित स्वयं ग्राम अनाज बैंक का एक समिति है, वह समिति इसको रेगुलेट करती है। यानी प्रश्न क्रमांक 62 का सही उत्तर सी वाला ही है, यानी ग्राम अनाज बैंक योजना। ठीक है मेरे मित्रों, प्रश्न क्रमांक 62 आप लोगों को समझ में आया। अगला जो प्रश्न है ना वह इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और मैं कहता हूं गारंटी से वह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखना प्रश्न क्रमांक 63। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, पहला है कृषि, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है कॉटेज और गांव उद्योग, और चौथा है शहरी हस्तशिल्प उद्योग। चार चीजें ध्यानपूर्वक, चारों चीजों को देखो। पहला है कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग, चौथा है शहरी हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है। परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि भैया नाबार्ड की स्थापना कौन सी तारीख को हुई थी, तो 12 जुलाई को। कौन से वर्ष हुई थी, तो 1982 को हुई थी। को उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए बनाया गया है। यानी इन चारों में से ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड बैंक है, ठीक है, और इसका प्रश्न मैंने कल आपसे पूछा था और कुछ बच्चों ने इसका फुल फॉर्म भी कमेंट में मुझे बताया था। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। ठीक है, तो अब ये नाबार्ड किस किस को कर्ज देता है, तो मेरे साथियों ये जो बैंक के फुल फॉर्म में ही इसका उत्तर छुपा है। इसका फुल फॉर्म क्या कहता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, शब्द क्या आ रहा है, ग्रामीण विकास बैंक। तो ग्रामीण विकास बैंक में आपके कृषि आ जाएगा, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग आ जाएंगे, कॉटेज और गांव उद्योग आ जाएंगे, किंतु देखो शहरी शब्द है ना यहाँ पर,
तो क्या मुझे आप बताओ कि शहरी शब्द इस बैंक के अधीन आएगा क्या? क्योंकि शहरी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है गांव के लिए, और शहरी तो नहीं आएगा, यानी चौथा इसका तो कर्ज नहीं देगा। बचा आपका 1 और 2 और 3, यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी सी वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना साथियों, समझ में आया ना? मैंने कहा था आप लोगों को कि अगला प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखोगे साथियों तो इकोनॉमी भी समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा एक क्लास छोड़ के जाया मत करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्लास में बने रहो, पेशेंस रखो। देखो आज कितनी अच्छी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से, यानी 4 समितियां हमारे सामने हैं, निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित कर दिया गया? यानी एक समिति है, उस समिति ने यह कहा था कि भैया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो योजना है, ठीक है, उसको आप बदल दो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। तो क्या वह समिति सुरेश तेंदुलकर समिति थी, राधाकृष्ण समिति थी, या YSP थोरात समिति थी, या उषा थोरात समिति थी? अब इसमें सही उत्तर क्या है? तो साथियों राधाकृष्ण समिति थी, जिसने ये कहा था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को आप बदल दीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वह समिति राधाकृष्ण समिति थी। तो प्रश्न क्रमांक 64 का सही उत्तर आपका बी वाला होगा। ठीक है मेरे साथियों, चलो जी अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 65, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है? गरीबी रेखा क्या होती है साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा यह निर्णय करती है कि गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग होंगे वह गरीब नहीं होंगे, और गरीबी रेखा से जितने नीचे लोग होंगे वह आपके गरीब माने जाएंगे। ठीक है, और प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का पैमाना क्या है? हमसे सिर्फ ये कहा जा रहा है। ऑप्शन ए, वर्ष 2004 की क्रय शक्ति समानता में $1 प्रति दिन, यानी वर्ष 2004 की क्रय शक्ति यानी उस वक्त खरीदने वाली शक्ति के आधार पर कोई व्यक्ति एक दिन का $1 कमाता है तो वह गरीबी आय पर निर्भर है। ठीक है, या फिर 2005 का 1.25 प्रति दिन कमाता है, 2007 का $1 प्रति दिन कमाता है, या 2008 का 1.25 प्रति दिन डॉलर कमाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे साथियों आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि वह उत्तर इसका 2005 है। यानी आप देखो इधर कि यह है गरीबी रेखा। अगर कोई व्यक्ति दिन का $1.25, ठीक है, प्रतिदिन का कमा रहा है, ठीक है, तो वह गरीब नहीं है। किंतु अगर वह व्यक्ति $1.25 प्रतिदिन नहीं कमा पाता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे है, यानी वह होगा गरीब। तो गरीबी का पैमाना क्या रख दिया यहां पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर है $1.25। ठीक है ना मेरे साथियों, समझ में आया ना आप लोगों को? तो अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 66, यह भी बहुत अच्छा है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करता है? यानी इसका मतलब यह है कि आप सबको पता है ना कि डॉलर और रुपया, जो रुपये की जो वैल्यू जो निकाली जाती है ना, ये डॉलर पर निकाली जाती है। जैसे कि आप लोग ये सुनते रहते हो ना कि रुपये की वैल्यू गिर रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग $1 बराबर 70 रुपए भारत में चल रही है। लगभग बता रहा हूं, इससे 3-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 70 रुपए जो वैल्यू है हमारे रुपए की, यह डॉलर के मुकाबले है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं साथियों? डॉलर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा है कि हम रुपए की वैल्यू
डॉलर से कंपेयर करते हैं तो वो किस आधार पर करते हैं, वो आधार क्या है? ऑप्शन है सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन है मांग पूर्ति संतुलन और ऑप्शन है आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो मेरे साथियों ये दोनों जो ऑप्शन है यह आपके निर्धारित नहीं करते हैं, निर्धारित होता है मांग आपूर्ति संतुलन। कैसे? आप ध्यानपूर्वक अच्छे से समझो। देखो मेरे साथियों, आपने ये देखा है ना कि वस्तु की जो प्राइस है, ठीक है, वह प्राइस आपके वेरिएट करती रहती हैं। जैसे कि आज मान लो कि 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो कभी यह 10 रुपए किलो मिलता था, कभी ये 5 रुपए किलो, कभी ये 15 रुपए किलो, कभी ये 25 रुपए किलो, ठीक है, एक उदाहरण। दूसरा, कभी आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो 70 रुपए लीटर, 75 रुपए लीटर, 76 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर। तो आप मुझे बताओ आपकी यह मांग, ठीक है, परिवर्तित हो रही कि नहीं हो रही है? तो उसी प्रकार से कभी कभी आपका $1 बराबर 70 रुपए होता है, कभी 74 हो जाता है, कभी 78 हो जाता है, तो कभी घट के 65 आ जाता है, कभी 64 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है मेरे साथियों? आपको मैं बताऊं, ये होता है मांग और आपूर्ति में, ठीक है। मांग और आपूर्ति का जो संतुलन होता है, उस संतुलन से ही वस्तु की प्राइस फिक्स होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका उत्तर 2 वाला मतलब कि दूसरा वाला होगा कि नहीं होगा, यानी बी वाला इसका आंसर होगा कि नहीं होगा? केवल 2, यानी आपके डॉलर और रुपए का जो विनिमय दर है यह निर्भर करती है आपके मांग और आपूर्ति पर, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अगला प्रश्न 67। यह प्रश्न हम कल एक तरीके से समझ चुके थे और कल की क्लास में, और अगर आपको कल की क्लास ध्यानपूर्वक आपने समझी होगी, देखी होगी, तो आप सब इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है, पर्यटन से उत्पन्न आय को हम निम्नलिखित में किसमें रखा जा सकता है? पर्यटन से जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को हम किस इनकम में रखेंगे? तो ऑप्शन है अदृश्य आयात, ऑप्शन है अदृश्य निर्यात, दृश्य आयात या दृश्य निर्यात। आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या यह अदृश्य आयात में आएगा, या अदृश्य निर्यात में, या दृश्य आयात में, या दृश्य निर्यात में? तो मेरे साथियों मैं आपको बताऊं, पर्यटन शब्द आ रहा है, पर्यटन में यातायात आता है, आता ही नहीं आता है? बताओ, आता है ना यातायात, साथ में यात्रा आती है, ठीक है। पर्यटन में ये दोनों चीज आती नहीं आती हैं? और कल हम पढ़े थे कि यातायात और यात्रा यह दोनों आपके अदृश्य निर्यात को प्रदर्शित करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि पर्यटन से उत्पन्न जो आय होगी, हम उस आय को अदृश्य निर्यात के अंतर्गत रखेंगे नहीं रखेंगे? तो प्रश्न क्रमांक 67 का सही उत्तर होगा बी वाला। ठीक है मेरे मित्रों, आई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 68, खाद्य कूपन, ठीक है, जो राशन कार्ड होता है ना आपका, खाद्य कूपन राशन कार्ड, ठीक है, इसका विचार किसने दिया था? ये देखो, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। खाद्य कूपन किसका विचार था? ऑप्शन है सी रंगराजन, ऑप्शन है बी सुब्बाराव, ऑप्शन है नंदन नीलकणे, ऑप्शन है कौशिक बसु। किसने आपके खाद्य कूपन का विचार दिया था? तो मेरे साथियों सी रंगराजन इसका उत्तर नहीं है, सुब्बाराव इसका उत्तर नहीं है, नंदन नीलकणे भी इसका उत्तर नहीं है, जबकि इसका उत्तर है कौशिक बसु। याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 68 का सही उत्तर होगा डी वाला, कौशिक बसु। कौशिक बसु ने ही खाद्य कूपन का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है साथियों, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, कौशिक बसु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 69 में बहुत अच्छा प्रश्न है, टू द पॉइंट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से कोई कंसेप्ट नहीं और आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या यहां नहीं आने वाली है। तो जरा देखो, प्रश्न है
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम सुना होगा आप लोगों ने। गांव को शहरों से कनेक्ट करने के लिए जिस सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है, वह सड़क मार्ग एक योजना के तहत रेगुलेट किया जाता है और वो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक हो। यानी यह जो योजना है, यानी इस योजना के तहत उसी गांव में सड़क बनाई जाएगी जिस गांव में न्यूनतम जनसंख्या इतनी होनी चाहिए। क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो क्या वह क्राइटेरिया कितना है? 500, 1000, 5000 या आपके 10,000? क्या 10,000 मिनिमम जनसंख्या होगी तभी जाकर उस गांव में रोड बनेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, या 5,000 जनसंख्या होगी तब बनेगा, या 1,000 न्यूनतम जनसंख्या होगी तो बनेगा, या 500 न्यूनतम जनसंख्या होगी तो बनेगा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, 10,000 का आंकड़ा तो बहुत ही ज्यादा हो गया। यहां पर 5,000 का आंकड़ा भी कोई कम नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गांव की जो जनसंख्या होगी वह गांव नहीं, वो तो फिर टाउन हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। 1,000 भी नहीं है, 500 बिल्कुल हो सकता है साथियों, ठीक है। 500 वो न्यूनतम जनसंख्या होगी जिसके आधार पर आपके गांव में ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 69 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 70। प्रश्न क्रमांक 70 चर्चा करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, साथियों लाइक करो, क्लास को शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई कमी लग रही है क्लास में तो ज़रूर कमेंट में हमें बताओ, ठीक है। तो जो 2 दिन से जो हमारी क्लासेस जो चल रही थी, जिसमें आपको जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम का समाधान करते हुए मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो कृपया साथ बना के रखिएगा। और जो साथी चले गए हैं उन साथियों को भी आप बुलाइए ताकि वे भी क्लास लें। और आप ऐसे ऑफलाइन मत हुआ करो, अच्छा नहीं रहता है। आप ज़रा हमारा सहयोग प्रदान कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हमारा मनोबल मत तोड़िए, हमारा मनोबल को मजबूत कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 70, अगर सरकार आरबीआई द्वारा, प्रश्न है अगर सरकार, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना, अगर सरकार आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती, यानी सरकार आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है, तो इसे निम्नलिखित में से किसमें रखना चाहिए? ऑप्शन है वित्तीय समायोजन, घाटा वित्त पोषण, अनिवार्य खर्च, या इनमें से कोई नहीं। मतलब प्रश्न हमसे ये है कि सरकार जो है वह जो आरबीआई द्वारा जो आपके सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनके खिलाफ, ठीक है, आरबीआई की सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ, यानी कुछ आपके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ अगर धन खर्च का विकल्प ढूंढती, यानी पैसा छापने का विचार करती हैं, तो इस पैसे को हमें कहाँ रखना चाहिए? क्या वह पैसा वित्तीय समायोजन में रखा जाएगा, या वह पैसा घाटा वित्त पोषण में रखा जाएगा, या अनिवार्य खर्च में रखा जाएगा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वह रखा जाएगा घाटा वित्त पोषण में, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर हो गया बी वाला, ठीक साथियों। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 71 आप सबके सामने है, ठीक है। 75 क्वेश्चन है कुल, ठीक है। 25 क्वेश्चन हम आगे रखे हैं, यानी अब आपके सामने इसके बाद 4 क्वेश्चन और रहेंगे। थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा और क्लास में बैठिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र आप लोगों को चाहिए इकोनॉमिक्स में। अब निम्नलिखित पर ध्यान देना है। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रश्न है इनमें से क्या राज्यों में गरीबी के मापन के लिए लकड़वाल फॉर्मूले में प्रयोग किया जाता है? यानी गरीबी का जो मापन है, उस गरीबी का मापन करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया गया है, लकड़ा वाला फॉर्मूला। इस लकड़ा वाला फॉर्मूला के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? इन तीनों में से, ठीक है। तो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है आपके गरीबी के फॉर्मूले को निकालने में, वो भी लकड़ा वाला फॉर्मूला के अंतर्गत, यानी 1 और 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे साथियों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 72, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एक देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहरा विश्लेषण है, यानी एक कार्यक्रम है जिसका नाम है वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम। ये क्या करता है कि जो देश है जिसका वित्तीय क्षेत्र है, ठीक है, जहां से आपका पैसा जनरेट होता है, जहां से आपका प्रोडक्शन होता है, उस क्षेत्र का विश्लेषण करता है, वो भी गहनता की तरीके से। ठीक है, यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? कितना आसान प्रश्न है, बस ये है कि एक योजना है, एक कार्यक्रम है, उसका नाम है वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम। वह क्या करता है कि किसी देश का जो वित्तीय क्षेत्र होता है बस उसका आकलन करता है। प्रश्न हमसे यह पूछा गया कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन G20, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। अब इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है साथियों कि ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाएगा? क्या यह कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा चलाया जाएगा, या यह कार्यक्रम विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा चलाया जाएगा, या G20 या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो मेरे साथियों आपको मैं बताऊं कि यह कार्यक्रम चलाया जाता है IMF के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की थी। 1999 में इस कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करी थी, जिस कार्यक्रम के तहत वह देश के वित्तीय क्षेत्र का आकलन करता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। लीजिए अगला प्रश्न 73 प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए, यानी कितनी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा? न्यूनतम की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम तो इतना तो मिलना ही चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इस योजना के तहत महिलाओं को न्यूनतम कितना आपका लाभ मिलेगा? तो ऑप्शन है 25%, 30%, 40% या 50%। तो मेरे साथियों इस योजना के तहत न्यूनतम महिलाओं को लाभ मिलना है 30%। कितना साथियों? 30% लाभ की बात कही गई है। तो प्रश्न क्रमांक 73 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है साथियों, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 74, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है? ठीक है, यानी वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत स्व कार्य जो समूह हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए की गई है? तो ऑप्शन है नरेगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती गांव स्वरोजगार योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो नाम से पता चल रहा है साथियों स्वरोजगार योजना और स्व कार्य समूह, तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? किस व्यक्ति ने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी गई, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? और आपको पता है, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, एक प्रश्न आपके किसी राइटर से संबंधित तो आता ही है। और ऑप्शन है विमल जैन, के सुब्बा राव, श्री रंगराजन या अमर्त्य सेन। तो मेरे साथियों यह जो पुस्तक है ग्रोथ एंड फाइनेंस, यह पुस्तक लिखी गई है श्री रंगराजन ने, जो कि भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और इन्हीं अर्थशास्त्री के द्वारा ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा और अपने नोट्स में इसको नोट भी कर लेना। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है साथियों, चलिए जी, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इकोनॉमी की मेगा सीरीज की इस तीसरी क्लास को पढ़ लिया है, जिसमें आपने 25 और क्वेश्चनों को समझा है, और इस मेगा सीरीज के तहत आपने कुल 75 प्रश्नों को समझ लिया है। तो मेरे साथियों मैंने कोशिश की है आज की क्लास में कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आए।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, हम बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं और जिसके तहत समय आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्लास कितनी बजे रखें। तो आप हमारे कम्युनिटी में जाकर वहां पर एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर ज़रूर वोटिंग कीजिएगा कि आपको समय कौन सा चाहिए।